हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एथा लर्निंग पे एक बार फिर स्वागत है। और मैं जो सीरीज लेकर अभी आया हूँ, जो सीरीज आपकी साइंस की चल रही थी T20 सीरीज, उसमें हमने कोशिका का जो भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका के बारे में, उसकी संरचना, उसके बाद उसमें केंद्रक क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या है, सारा हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे जो चैनल जो वीडियोस पे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको जा करके देखिए। और उसी सीरीज में ये हमारा डीएनए आरएनए का जो सीरीज है ये चल रहा है। आज हम लोग डीएनए और आरएनए का जो सीरीज में पूरा हम फुल डिस्कस करेंगे। इसके हम संरचनाओं के बारे में देखेंगे। डीएनए की संरचना क्या होती है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर ये आरएनए की संरचना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, जो फैक्ट निकल के आते हैं, उसका हम सभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है डीएनए और आरएनए में। कि डीएनए आरएनए क्या होता है हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, ये जो डीएनए है आरएनए है, अगर हम एक बात आपको बता दें, हमने पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था, और कोशिका में हमने बात किया था केंद्रक का, यानी हमने सेल में न्यूक्लियस की बात किया था। जैसे आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर कोशिका का, ये कोशिका होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, सबसे बीच वाला पार्ट होता है। तो हमने आपको इसके बारे में पूरा बताया हुआ था। अब हम केंद्रक को निकाल करके बाहर समझेंगे कि केंद्रक में डीएनए आरएनए किस तरीके से होता है, कहाँ होता है, तो आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा डीएनए और आरएनए का। ठीक है, तो उसको हम इरेज करते हैं। सपोज करिए ये केंद्रक है ना। और मैंने बताया था आपको, केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का निर्माण केंद्रक में होता है। गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर हम देखें, ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यही आपका इसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, यही आपका इसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। ठीक, और जो डीएनए आरएनए होता है ये न्यूक्लिक अम्ल से ही मिलकर के बना होता है। तो डीएनए और आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में, और केंद्रक में ही गुणसूत्र का भी निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रक में ही गुणसूत्र का भी निर्माण होता है और डीएनए आरएनए का भी निर्माण होता है। डीएनए आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या न्यूक्लिक अम्ल भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो बिल्कुल होता है दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल भी जो केंद्रक में पाया जाता है ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जिसके द्वारा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अब ये किस तरीके से होता है हम इसमें और डिटेल आगे चर्चा करते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, इसी के द्वारा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। ये आपने देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक, जब ये न्यूक्लिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जब बनते हैं तो जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं ये मिलकर के ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मिलकर के इनसे डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, ये केंद्रक आपका है, केंद्रक में बनते हैं न्यूक्लियो और न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे क्या बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो ये बनाते हैं डीएनए। जैसे देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है यह थोड़ी जटिल और बड़ी संरचना होती है केंद्रक में,
तो जब न्यूक्लियोटाइड जब विभाजित होते हैं, टूटते हैं, तो छोटे छोटे रूप में जब टूटते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जब न्यूक्लियोटाइड से भी जो छोटी संरचना होती है वो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये जो सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये मिलकर के बनाते हैं डीएनए की संरचना, ठीक है। ये डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए को पढ़ेंगे, डीएनए को जानेंगे, उसके बाद हम आरएनए क्या है आरएनए को देखेंगे, ठीक है। तो हम डीएनए में पूरा उसका डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे। आप अगर इस जो हमने इसको बताया इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे अपने आते हैं और डीएनए को समझेंगे, ठीक है। डीएनए को समझेंगे। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का होता है फुल फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं डीएनए में से ये जो डी जो पार्ट है, ये जो डी पार्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कि डीएनए में जो डी पार्ट है यानी डीऑक्सीराइबो होता है ये क्या होता है। तो मैं ये आपको बता दूं ये होता है शुगर, ठीक है। ये होता है शुगर, जो डीऑक्सीराइबोज होता है ये होता है शुगर, और इसमें होता है ये न्यूक्लिक एसिड ये मिलकर के, यानी शुगर और जो न्यूक्लिक एसिड होता है मिलकर के बनाते हैं डीएनए। कौन सा शुगर है डीऑक्सीराइबो, ये शुगर है, और ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है डीएनए। क्लियर हुआ। अब डीएनए क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं कि डीएनए क्या है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि डीएनए क्या है, ठीक है दोस्तों, जो डीएनए की अगर हम बात करें तो ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी अगर जो पेरेंट्स हैं हमारे जो माँ बाप हैं उनसे जो बच्चे की उत्पत्ति होती है, जो बेबी बॉर्न होता है, तो उन पेरेंट्स के जो गुण हैं, ठीक है, जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए डीएनए है, और डीएनए की एक जो सबसे छोटी जो यूनिट यानी इकाई होती है वो है जीन। क्या नाम है उसका जीन। ये डीएनए की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई किसकी है डीएनए की, कौन सी है जीन है। डीएनए के द्वारा इन्हीं जीन के माध्यम से जो पेरेंट्स के जो माता पिता के आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। यानी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, बस इसका एक ही काम है, जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। किसके माध्यम से, जो डीएनए में जो जीन पाया जाता है इसी के माध्यम से। ये क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकलता है कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें किस प्रकार का शुगर होता है, तो राइबोज शुगर होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है, और इसी के द्वारा एक लक्षण को दूसरे पीढ़ी में बदलाव किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए माँ बाप के जो भी क्वालिटीज होते हैं, है ना, तो वो अगर एक जब बेबी बर्न हुआ तो उस माँ बाप की क्वालिटी कुछ क्वालिटी उस बेबी में दिखने लगती है। या फिर कभी कभी आप देखते होंगे अगर जैसे जब एक बच्चा जब बर्न होता है तो कभी कभी उस बच्चे में उसके माँ बाप के जीन ना मिल करके उसके जो बाबा होते हैं यानी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके जीन मिलते हैं। तो ये डीएनए के कारण होता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए जो एक बच्चा था उसके पेरेंट्स से, और उसके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स यानी जो बच्चे के ग्रैंड फादर थे वो ग्रैंड फादर के जीन किस में थे, इसके पेरेंट्स में, इस बच्चे के, और इस पेरेंट्स में, इस बच्चे के पेरेंट्स में जो जीन पाए गए थे इसके ग्रैंड फादर के, तो वो जीन इसके ग्रैंड फादर के इस बच्चे में आ गए, ठीक है। तो ये रीजन किसके कारण होता है, जो ड्यू टू रीजन जो होता है ये डीएनए के कारण। क्लियर। तो ये डीएनए का से संबंधित एक जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको प्रोवाइड किया। अब हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में जो कि संरचना होती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं जिसको हम क्षार कहते हैं, और उनका उसमें क्या रोल होता है, कैसे होता है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम एक पेज और यहाँ से ऐड कर लेते हैं।
अगर हम डीएनए की संरचना की बात करें, ठीक है, अगर हम डीएनए की संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक एक जो पार्ट होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार होता है, या इसको हम बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो शुगर होता है, शुगर, ये होता है पेंटोज शुगर। ये क्या होता है, ये होता है पेंटोज शुगर। ठीक है, ये पेंटोज शुगर होता है। और जो इसका जो तीसरा पार्ट है वो होता है फास्फेट ग्रुप का होता है। ठीक है, देखिए डीएनए की संरचना में नाइट्रोजनी क्षार हो गया, शुगर हो गया और फास्फेट ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 स्ट्रक्चर है डीएनए की संरचना में, आपको याद रखना होगा कि इसमें नाइट्रोजनी क्षार, शुगर और फास्फेट ग्रुप होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीएनए में किस प्रकार का शुगर होता है, तो ये होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब हम नाइट्रोजनी क्षार की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 2 प्रकार के। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन और एक आपका होता है पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है और एक आपका होता है पिरिमिडीन। समझ गए, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब इसके हम अंतर्गत में देखेंगे जो 2 प्रकार होते हैं। एक आपका प्यूरिन में होता है आपका, जैसे मान लीजिए होता है ये एडिनिन, ये होता है गुआनिन। ठीक है, अगर आप पिरिमिडीन की अगर हम बात करेंगे तो पिरिमिडीन में एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन और ये होता है थायमीन। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। जरा इसे चेक करिएगा, ये दिखाई दे रहा ना, फिर कट नहीं रहा है ना दोस्तों। अब आपको फिर से हम इस पर चलते हैं। डीएनए की संरचना में देखिए नाइट्रोजनी क्षार है, शुगर है, कौन सा, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप है। हमने नाइट्रोजनी क्षार को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्यूरिन और पिरिमिडीन। उसमें अब जो प्यूरिन है, प्यूरिन में एडिनिन, गुआनिन, ये 2 क्षार है। पिरिमिडीन में 2 क्षार कौन कौन से आपको, साइटोसिन और थायमीन। अगर हम एडिनिन को देखें, हम एक से हम इसको इंडिकेट करते हैं, गुआनिन को जी से करते हैं, साइटोसिन को सी से और थायमीन को टी से। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, ये आपके चारों जो नाम है याद होने चाहिए कि डीएनए में कौन कौन से 4 प्रकार के क्षार होते हैं। यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि देखिए अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये कर देगा कि इनमें से कौन सा क्षार डीएनए में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो आपको चारों जब नाम पता रहेंगे तब आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें इसकी संरचना की, हमने बात कर लिया। अब ये जो संरचना होती है, जो इसके जो 4 क्षार पाए जाते हैं, इसके ग्रुप होते हैं। वो जो ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। जैसे देखिए इसमें आपका एडेनिन है, प्यूरिन में आपका एडेनिन है और पिरिमिडीन में आपका थायमीन है। तो जो एडेनिन है और जो थायमीन है, एडेनिन और थायमीन का जो बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेंगे। देखिए जो एडेनिन और थायमीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं मतलब एडेनिन और थायमीन के बीच में जो ये दोनों क्षार, इन क्षार के बीच में जो बॉन्ड वो हाइड्रोजन है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो डीएनए में जो
जो क्षार होते हैं इसके क्षारों के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो संबंध होता है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही अगर हम गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो ये हो गया आपका गुआनिन और साइटोसिन में अगर हम देखें तो इसमें जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, साइटोसिन, ठीक है। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। डीएनए की संरचना आपको ये समझ में आया, 3 पार्ट में बांटा, प्यूरिन, पिरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम और आगे बढ़े तो इसमें कुछ खोजा गया था, जैसे जो डीएनए की ये डबल स्टैंडर्ड एक सिद्धांत खोजा था, और जो 2 वैज्ञानिक थे, वो दोनों वाटसन और क्रिक नाम था उनका, तो उन्होंने इसे कहा था डबल हेलिक्स मॉडल। क्या नाम था उसका? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज की थी वो थे वाटसन तथा क्रिक, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके द्वारा खोजा गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था, है ना। अगर हम ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या था, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आपको हम इसकी संरचना दिखाते हैं कैसी थी। देखिए, ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, है ना। ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और इसमें अभी जो मैंने आपको बताया है कि एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यही देखिए, यही चीज है आपका। देखिए यही डबल डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल का इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से ये जो संरचना है, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये आपका ए है एडेनिन, और यहाँ पे आप देखिए थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। ये इस तरीके से ये इसके बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये है डीएनए की द्विकंडलित यानी डबल मॉडल और डबल हेलिक्स मॉडल संरचना, और ये आपका आरएनए होता है, ठीक है। ये आपका आरएनए है। ये क्या है? ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है, मतलब इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आपसे अंतर भी पूछता है डीएनए आरएनए में, तो आप एक अंतर ये बताइएगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल संरचना होता है, लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए सिंगल मॉडल संरचना होता है ना। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डीएनए के बारे में जाना। डीएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लिक अम्ल में, यानी केंद्रक में बनता है। केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड क्या मिलकर बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? डीएनए बनता है, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे आपको हम अगर रिवाइज कराएं तो हमने यहाँ पर डीएनए के बारे में देखा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें जो डीऑक्सीराइबोज क्या है? शुगर होता है। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। डीएनए का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया कि डीएनए का जो काम होता है वो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन अपने सभी के जो माँ बाप होते हैं, उन माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में या फिर उनके अगर देखते जो अगली जनरेशन होती है उसमें ट्रांसफर होते रहते हैं डीएनए के द्वारा, ठीक। अब अगर हम और आगे चलें तो यहाँ पर हमने डीएनए की संरचना को देखा। डीएनए की संरचना में नाइट्रोजनी क्षार था, शुगर और फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन में क्या था? साइटोसिन और थाइमिन। अब एडेनिन और थाइमिन में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन में जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो ये आपकी जो संरचना था, जो डबल हेलिक्स मॉडल था, इस पे हमने भी डिस्कस किया।
अभी आपको मैंने फिगर भी दिखाया था। और ये जो डबल हेलिक्स जो संरचना थी, इसका खोज किसने किया था? दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक ने इसको खोजा था। ठीक है, अब हम और आगे डीएनए के बारे में बात करें तो जैसे अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है, ठीक है, डीएनए से डीएनए, जैसे देखिए डीएनए ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बनता है, समझ गए? तो एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बनता है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी मतलब डीएनए अपना दूसरा डीएनए बनाने के लिए वो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, नहीं फोटोकॉपी समझते हैं आप, तो ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और डीएनए से ही आरएनए भी बनता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ जाती है तो डीएनए से ही आरएनए का भी निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को डीएनए देखिए डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है वो अब क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए और आरएनए, है ना। अब एक और प्रक्रिया है जो इसमें होती है, तीसरा जो है आरएनए से जो प्रोटीन बनता है। ठीक है, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए जो बनता है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो ये आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर था उसका फुल आपको हम डिस्कस किए, और यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था, है ना। अब अगर हम आगे चलें तो आपका एक होता बचता है, अब क्या है? वो है आरएनए। अब आरएनए का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आरएनए। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। आरएनए का निर्माण अगर हम देखें तो केंद्रक के साथ साथ, यानी केंद्रक के अलावा, केंद्रक में तो आरएनए का निर्माण होता ही होता है, लेकिन केंद्रक के साथ साथ जो इसका निर्माण है ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में भी होता है इसका निर्माण, कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो राइबोसोम यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका निर्माण केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है आपको हम बताए थे। मान लीजिए केंद्रक है, ये सेल है, तो सेल यानी जो ये आपका बाहरी पार्ट है कोशिका का, और आपका केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो गाढ़ा पदार्थ होता है वही होता है आपका कोशिका द्रव्य, हमने आपको पहले बता चुका है। तो आरएनए का निर्माण कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। अब आप बताओ, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी लग रही है, बात समझ में आ रही है, प्लीज अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप उसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी करने की कोशिश करिए कि जिनको वीडियो ही मिले वो भी हमारी जो वीडियो है वो भी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये आपका आरएनए के बारे में हमने बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब हम आरएनए को देखते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको ये बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसमें जो आरएनए की जो संरचना होती है, आरएनए में आपका एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें अगर क्षार की हम बात करें आरएनए में, तो इसमें आपका एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है,
जो इसमें क्षार होते हैं आरएनए में, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तो होते ही होते हैं। इसमें अंतर क्या होता है, अंतर इसमें इतना ही होता है कि जो डीएनए में जो थाइमीन पाया जाता है वो आरएनए में थाइमीन के जगह पर यूरेसिल होता है, समझे। जैसे मान लीजिए अब डीएनए में जो थाइमीन होता है, ठीक है, इस थाइमीन के जगह पर होता है यूरेसिल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो इसको हम स्टार बना लेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन निकल के आता है। कई बार क्वेश्चन निकला हुआ है कि आरएनए में थाइमीन के जगह पर क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, क्लियर हो गया। थाइमीन के जगह पर यूरेसिल होता है आरएनए में, है ना। और हम आगे अब चर्चा करें आरएनए के प्रकार की। अच्छा, आरएनए की मेन भूमिका क्या होती है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है ये, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या था हमने देख लिया, कहाँ बनता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बनता है। उसके बाद आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम आरएनए के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम आरएनए के प्रकार की बात करें तो हम बता दें आपको, आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार से होता है। जैसे एक आपका होता है टी आरएनए, ठीक है, एक आपका होता है टी आरएनए, एक आपका होता है एम आरएनए, है ना। टी आरएनए हो गया, एम आरएनए हो गया, और एक आपका होता है आर आरएनए। आर आरएनए, ठीक है, टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए। टी आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, एम आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा हाँ, ठीक ठीक सही है। आर आरएनए क्या होता है, राइबोसोम आरएनए होता है। ठीक, टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, और आर आरएनए राइबोसोम आरएनए। अब इनका कार्य क्या होता है, इनको हम देखते हैं, और इन्हीं से, इनके कार्य से भी क्वेश्चन बहुत सारे निकल करके आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम ये है कि आप जो आरएनए के प्रकार है तीनों, आपको ये तीनों आपको पता होने चाहिए। 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आप कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहले हम टी आरएनए की बात हम करते हैं। ये जो टी आरएनए होता है, इसका काम एक ही होता है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो अमीनो अम्ल होते हैं, ये टीआरएनए क्या करता है, उस अमीनो अम्ल को कहां पर ले आता है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है, ठीक है, और केंद्रक के पास ही यहाँ पे आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, यहाँ आपका राइबोसोम होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, उन अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करके, देखिए नाम से ही क्लियर हुआ, ट्रांसफर मतलब टीआरएनए के द्वारा अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करके यहाँ राइबोसोम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये जो अमीनो अम्ल हैं राइबोसोम तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम के पास आपको आर आरएनए मौजूद दिखाई देते हैं। तो जैसे ही टी आरएनए के द्वारा अमीनो अम्ल राइबोसोम के पास आता है, तो राइबोसोम के पास आरएनए मौजूद होते हैं, और राइबोसोम के पास जब आरएनए मौजूद होते हैं, तो ये जब अमीनो अम्ल को पाते हैं, तब जो प्रोटीन का प्रोसेस है, जो प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है, ये शुरू कर देते हैं। यानी अमीनो अम्ल को ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, टीआरएनए के द्वारा। ठीक है, कहां किया जाता है, राइबोसोम के पास, है ना। और जैसे ही राइबोसोम के पास अमीनो अम्ल पहुंचते हैं, तो राइबोसोम के पास आरएनए पाया जाता है, और आरएनए क्या करता है, उन अमीनो अम्ल को मिला करके प्रोटीन की प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ठीक है,
तो इसका काम है आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अमीनो अम्ल को लाने का किसका काम है, टीआरएनए का। अब बचा आपका एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए जब टीआरएनए के द्वारा एमिनो अम्ल को पहुंचाया जाता है, कहां पे, आरएनए के पास, यानी राइबोसोम पर जब पहुंचाया जाता है तो ये एमआरएनए है वो राइबोसोम को सूचना देता है कि भैया ऐसा बात है, तुम लोग पूरा अलर्ट रहो, सतर्क रहो, क्योंकि इसके द्वारा अमीनो अम्ल को यहाँ पर लाया जा रहा है और तुम सतर्क रहो। जैसे ही अमीनो अम्ल आता है ये सतर्क हो जाते हैं और यहाँ पे प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों का आपको कार्य समझ में आया। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो टीआरएनए का जो काम है, बस इसका काम ये होता है कि इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको हम उसमें शॉर्ट में लिख देते हैं। टीआरएनए का काम क्या होता है, अमीनो अम्ल को पहुंचाना। अमीनो अम्ल को पहुंचाना, ठीक है, अमीनो अम्ल को पहुंचाना। एमआरएनए का काम क्या होता है, सूचना प्रदान करना। क्या होता है इसको, सूचना प्रदान करना, ठीक है। इसका काम होता है सूचना प्रदान करना। आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये पूरा आपका आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर था। हमने आरएनए को भी देखा, डीएनए को भी देखा, और जितना हमने डिस्कस किया, यहाँ से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी साइंस का पोर्शन है सिलेबस में, वहां से सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था। अगर हम फिर से बैक जाते हैं और हम बैक जा करके देखें तो सबसे पहले हमने किसको देखा था, इसे देखा था, ठीक है। इसे देखा था हमने। डीएनए आरएनए के बारे में देखा था, कहाँ बनते हैं, केंद्रक में बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके बाद बनता है न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर डीएनए बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं, केंद्रक में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट अपने पेज पे, तो डीएनए के बारे में हमने देखा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, सबसे छोटा जो इकाई होता है डीएनए का जीन होता है, और जो डीऑक्सीराइबोज होता है क्या होता है, शुगर होता है। फिर डीएनए की संरचना हमने पूरा चर्चा किया है इस पे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको आप देख करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था, वाटसन तथा क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है मैंने आपको पहले ही पेज में दिखा दिया हुआ है। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और इसी में ये जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं ये बॉन्ड है, ये इसके, है ना, ये जो बीच आपको दिखाई दे रहे हैं ये बॉन्ड है किनके किनके बीच में, जो एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन और साइटोसिन है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, इसको हम देख लिए हैं, इसको भी हमने पूरा देख लिया है। उसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल में देख ही लिया, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया क्या है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। अब हम और आगे चले तो हम आरएनए को देखते हैं। आरएनए का निर्माण क्या काम होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर जो आरएनए का निर्माण होता है किसमें होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आरएनए जो क्षार होते हैं, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। और अब अगर आरएनए के प्रकार की बात करें तो मैंने आपको बताया आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। अब इसके काम का क्या है, टीआरएनए का काम है अमीनो अम्ल को पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, राइबोसोम के पास, ठीक। एमआरएनए का काम क्या है, सूचना प्रदान करना, और आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, है ना। तो ये आपका डीएनए और आरएनए जो महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने आपको दिया। और अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो अब मुझे लगता है, उम्मीद भी है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारी जो वीडियो हमारी पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी जो सीरीज चल रही है T20 सीरीज जो साइंस की, इसी के क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर आप हमारी जो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।